लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एक्चुअल ज़ैट क्वेश्चंस और देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते थे यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल वेज एंड ऑल्सो सम इनसाइट्स इनटू एवरी क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. एक बार इसको ट्राई कर लो एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन दैट्स गोइंग टू फॉलो. अब यहाँ पे देयर आर 25 रूम्स दैट आर प्रेजेंट इन अ होटल. नाउ ईच रूम कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 3 पीपल. तो 1 2 3 या इवन 0 ये अकोमोडेशन हो सकता है. 4 लोग एक रूम में नहीं आ सकते. फॉर ईच रूम द सिंगल ऑक्यूपेंसी चार्ज इज 2000 रुपीज पर डे. इसका मतलब ये है दैट अगर एक सिंगल इंसान उस रूम के अंदर बैठा हुआ है देन दैट पर्सन विल हैव टू पे 2000 रुपीज पर डे. डबल ऑक्यूपेंसी होगा तो 3000 रुपीज पर डे एंड अगर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी होगा तो 3500 रुपीज पर डे. अगर वो रूम एम्प्टी है लेट्स से देन दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग. ऑफ कोर्स नोबडी इज स्टेइंग सो नोबडी विल बी पेइंग. अब यहाँ पे बोल रहे हैं that there are 55 people staying in the hotel today. What is the maximum possible revenue from room occupancy charges today? So 55 लोग आज इस रूम में ठहरे हुए हैं और इस होटल में ठहरे हुए हैं and there are 25 rooms that are there. So how exactly can this happen? Now first thing we have to understand is that let's say for example there is nobody staying in that in some rooms. Let's say for example तो क्या करेंगे यहाँ पे 55 people are there. I can say that let's say there are 18 people और 18 rooms जिसके अंदर ट्रिपल शेयरिंग के अरेंजमेंट के हिसाब से चल रहा है. So that it's 54 and there is one room जिसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से चल रहा है. So अब यहाँ पे क्या हो जाएगा because 18 rooms are there with triple occupancy. Every room that has triple occupancy the people who are staying there will have to pay 3500 rupees each. ये अपने को बताया गया है. एंड जो सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला है वहाँ पे they will have to pay 2000 rupees. तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा you will get 18 into 3000 that is 54000 plus 9000 that is 63000 plus 2000 करेंगे तो 65000 अपने को यहाँ पे मिल जाएगा. बट यू कैन सी दैट सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे 65000 से ज़्यादा है. That basically means that अगर मेरा रूम empty रह रहा है then I am getting a big loss because what will happen here is अगर मैं बोल रहा हूँ कि 19 rooms occupied हैं there are 6 rooms that are not occupied. तो अगर मैं इन 19 रूम्स में से अगर 6 लोगों को बाहर निकालता या ये 18 रूम्स में से 6 लोगों को बाहर निकालता और वहां पे उनको बोलता कि आप इन रूम में रह लो एज सिंगल ऑक्यूपेंसी दैट वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर मी. दी अदर थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर मैं एक इंसान को एक रूम में अकोमोडेट करूं तो मेरे को 2000 रुपीज मिलेंगे पर पर्सन. अगर मैं दो लोगों को एक रूम में अकोमोडेट करूं तो 3000 रुपीज फॉर 2 पीपल इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट विच बेसिकली मींस आई एम गोइंग टू गेट 1500 रुपीज पर पर्सन जो कम है कंपेयर टू सिंगल ऑक्यूपेंसी. एंड अगर मैं 3 लोगों को एक साथ एक रूम में फिट कर रहा हूं तो फिर 3500 रुपीज मतलब 3500 डिवाइडेड बाई 3 1200 से भी कम रुपीज मिलेंगे. सो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी एज अ होटल ओनर टू पुट 3 पीपल इन वन रूम. मेरे लिए बेस्ट चीज़ ये होती अगर मेरे पास 55 रूम्स होते और मैं हर एक रूम में एक एक इंसान को डालता तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ होती. बट आई हैव ओनली 25 रूम्स सो व्हाट विल आई ट्राई टू डू आई विल ट्राई टू पुट एज मेनी पीपल इन अ सिंगल रूम एज इज पॉसिबल. तो मुझे क्या करना चाहिए लेट्स से 25 रूम्स के अंदर मैंने एक पर्सन को डाल दिया. एवरी रूम हैज़ वन पर्सन नाउ. अब मेरे पास बचे कितने आई स्टिल हैव 30 पीपल लेफ्ट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा आई विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ मैनर दैट आई एम हैविंग 2 पीपल पर रूम एज मच एज इज पॉसिबल और 3 पीपल वाले रूम्स को मैं कम कर दूंगा. तो मैं पहले क्या करूंगा हर एक रूम में दो दो लोगों को डाल दूंगा बिकॉज यू सी दैट द काइंड ऑफ रिटर्न दैट आई एम गोइंग टू गेट अगर 2 लोग एक रूम में है पर पर्सन इज बेटर देन अगर 3 लोग हैं एक रूम के अंदर. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा आई विल मेक श्योर दैट एवरी ऑफ दीज 25 रूम्स विल हैव 2 पीपल ईच. ये मैं करूंगा. उसके बाद क्या होगा आई विल स्टिल हैव 5 पीपल लेफ्ट ओवर बिकॉज 55 पीपल आर देयर. तो मैं क्या करूंगा 5 रूम्स के अंदर मैं ट्रिपल ऑक्यूपेंसी कराऊंगा और 20 रूम्स के अंदर मैं डबल ऑक्यूपेंसी कराऊंगा. एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू गिव मी द बेस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट आई कैन गेट फ्रॉम दीज पीपल. तो मुझे क्या करना चाहिए 20 इंटू डबल. तो डबल ऑक्यूपेंसी का 3000 है. सो आई विल गेट 20 into 3000 रुपीज फ्रॉम डबल ऑक्यूपेंसी वाले पीपल विच इज 60,000 रुपीज मुझे यहाँ से मिल जाएंगे और 5 लोगों को मैं ट्रिपल ऑक्यूपेंसी कराऊंगा. सो 5 into 3500 और यू आर गोइंग टू गेट 15,000 प्लस 2500 दैट इज 17,500. तो टोटल कितने पैसे मिलेंगे 77,500 रुपीज इज वॉट आई कैन स्टे टू गेन एट द मैक्सिमम पॉसिबल रेट. एकदम ज़्यादा अगर पैसे की बात करूं अगर मेरे पास 55 रूम्स होते मैं सबको एक एक रूम देता या सबको एक एक रूम के अंदर सिंगल ऑक्यूपेंसी पे अगर मैं रेंट करता आई वुड हैव गॉट 1,10,000 रुपीज. बट बिकॉज मेरे पास रूम्स ही कम है आई विल हैव टू फोरगो सम कॉस्ट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल हैव टू सेटल एट 77,500 रुपीज. सो ऑल्दो ये ट्रिकी लगता है एंड बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स आते हैं. इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द रेवेन्यू दैट यू आर गेटिंग पर पर्सन दैट माइट मेक योर लाइफ ईजियर. तो दैट वाज द वे इन विच आई विल डू दिस. इसमें एक और चीज़ें जो कर सकते हैं यू कैन से दैट ओके लेट्स से देयर आर ए रूम्स
rooms that have single occupancy, B that have double occupancy, C that have triple occupancy. We are ensuring that हर एक room fill होगा तो A plus B plus C 25 आएगा. In terms of the money that you are going to get, what you have to do is you have to maximize. What do you have to maximize? You have to maximize 2000 A plus B rooms that have double occupancy. तो मैं क्या करूँगा? 3000 into B plus 3500 into C. ये मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे. And if I'm able to use these two and figure it out, that will be great. But in general अगर देखते हो, it's better to think about this logically and then arrive at the answer. Let's look at the next question. अब ये वाला question एक बार देख लो. Now you might be surprised looking at this question and thinking that यार ये ZAT में कैसे आ गया, right? It's that straightforward. But I hope by now you have got the answer. तो pause कर लो अगर नहीं किया तो try it out and then look at the solution. Now Ramesh bought a mobile from a local store. He paid 1/6 of the price via UPI and 1/3 of the price via cash. अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1/3 of the price के जगह पे 1/3 of the remaining वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, and that might be a problem. अब यहाँ पे वो पे कर रहा है बैलेंस अमाउंट अ ईयर लेटर. जब बैलेंस अमाउंट पे करता है उसने 10% इंटरेस्ट भी दिया ऑन द बैलेंस अमाउंट. सो बेसिकली ही एंडेड अप पेइंग 1.1 इनटू बैलेंस अमाउंट. ये उसने एक साल के बाद पे किया हुआ है. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. If the interest paid was 6,000 rupees, what was the original price of the mobile? So दो तरीके हैं इसको करने के. एक तो you can look at the fractions and you can figure it out. Otherwise what you can do is you can work backwards. I think fractions से करेंगे तो ज़्यादा intuitive होगा because the question is starting with fractions. So 1/6 of the price and 1/3 of the total price की बात कर रहे हैं. Let's say the original price of the mobile was 6x rupees. अब उसने क्या कर दिया, 1/6 मतलब x जो था वो UPI से पे कर दिया, and 1/3 of the price मतलब 2x जो था वो कैश से पे कर दिया. एंड जो बाकी अमाउंट थी विच वॉज 3x इन दिस केस, उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट दिया 10%. एंड वी नो दैट 10% ऑफ 3x विल बी 0.3x. नाउ वी नो दैट द इंटरेस्ट पेड वॉज 6,000. सो अगर 0.3x का मतलब 6,000 था, ओरिजिनल प्राइस वॉज 6x, तो कितना हो जाएगा? वेरी इजी. सो इफ यू लुक एट 0.3x इक्वल्स 6,000, you can say 3x equals 60,000, which will mean 6x equals 1,20,000. And that's why the correct answer here should be option C for this one. काफी straightforward सा question है, easily बन जाएगा ये वाला. Let's look at the next question now. अब ये वाला क्वेश्चन भी मैनेजेबल है. ट्राई दिस आउट एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. सो व्हेनेवर आई सी ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ पाई स्क्वायर, पाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई एम जनरली टेम्प्टेड टू सॉल्व दिस बिकॉज कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होने वाला इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर्स. मुझे कोई टर्म्स कैंसिल करने पड़ेंगे बट देन आई विल बी एबल टू हैंडल दिस वेल. अब अद्दू एंड अमू हैव बॉट 2 pieces of land on the moon from an e-store. Both the pieces of land have the same perimeters. अब यहाँ पे बोल रहे हैं that अद्दू का जो लैंड है that is in the shape of a square and अमू का जो लैंड है it's in the shape of a circle. Now we have been told that the perimeter of this square that has been bought by Addu and the perimeter of this circle that has been bought by Ammu are basically the same. Now we have been told to figure out what is the ratio in terms of the areas that are there. अब let's say for example यहाँ पे हर एक साइड x की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, we will be able to say that 2 into pi into r will be equal to 4x because the perimeter of this square is going to be x, so 2 pi r 4x बन जाएगा. अपने को r का वैल्यू मिल जाएगा 2x upon pi. This is what we are going to get. Now what about the area of Addu's land? It's going to be x square. What about the area of Ammu's land? Ratio निकालना है. So we'll say pi into r square. So I'll write it as pi into 2x by pi into 2x by pi. अब ये दो पाइस कैंसिल हो जाएंगे. आई हैव एक्स स्क्वायर हियर, तो एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा ये दो एक्सेस के साथ. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस पाई इज गोइंग टू बी माय न्यूमरेटर एंड 2 into 2 that is 4 is going to be my denominator. So my answer is going to be pi is to 4. So the correct answer here should be option B for this one. Very very straightforward question. Again you might start wondering यार ये question ZAT में क्या कर रहा है, but then again you have to understand that not the entirety of ZAT is going to be difficult. कुछ questions yes difficult होंगे but a lot of questions will be manageable. So if you remove that fear of ZAT from your head, I think that will help you do questions in a better manner. अब यहाँ पे एक चीज की बात करते हैं. ऑप्शंस थोड़े से टेढ़े लगेंगे बट लास्ट ईयर यू नो दैट ZAT हैड एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर बिकॉज ऑफ विच ये बहुत ईजी हो जाता. दूसरी बात यह है दैट ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दिस. The market value of beams made of a rare metal has a unique property. Market value की एक unique property होती है. The market value of any such beam is proportional to the square of its weight. तो मैं बोलूँगा value is directly proportional to the square of its weight. एक बार क्या हो जाता है, ऐसी एक beam होती है that gets broken into 2 pieces having lengths in the ratio 4:9. Let's say for example एक piece का length 4x है, दूसरे piece का length 9x है.
सो ओरिजिनल वाले बीम का क्या लेंथ होने वाला है, 13x होना चाहिए. So what we are saying is, considering each broken piece as a separate beam, how much gain or loss with respect to the market value of the original beam before the accident is incurred, ये पूछा हुआ है. तो पहले से अब में क्या वैल्यू चेंज हुई है. So पहले तो हम इसको लिखेंगे V equals K into W square. Now this is the notation that we use. K is a constant because V is directly proportional to W square. हम बोलेंगे that W square हमेशा same proportion में ही बढ़ेगा या फिर घटेगा. So V equals K into W square. तो पहले मैं अगर लार्ज वाले बीम की बात कर रहा हूँ, VL let's say, that is going to be VS1 plus VS2. Now this might look to be very weird, but I am basically saying that small piece 1, small piece 2 का वैल्यू versus अपने को बड़े पीस के वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो अब बड़े पीस की वैल्यू क्या होगी, 13x है, k into w square, right? So we are basically talking about its length. So in this case let's say w is the length, width मैंने ले लिया but length ले सकते l, doesn't matter what you're saying. But यहाँ पे w जो है वो 13x है, तो यहाँ पे value of the larger beam is going to be what, k into 13x the whole square, which we can say is 169 kx square. ये मुझे मिल जाएगा. Value of small piece 1 कितना हो जाएगा, value of small piece 1 तो 4x है, again we'll use the same thing, we will say it is k into 4x the whole square, or we will say 16 kx square, ये मिल जाएगा. दूसरे पीस के अंदर क्या हो जाएगा, vs2, this is going to be k into 9x square, which is going to be 81 kx square. So what is the combined value of the two new pieces? It is 97 kx square. पहले वैल्यू थी 169, अभी वैल्यू बन गई है 97, तो ऑफ कोर्स वैल्यू हैज फॉलन, which basically means गेन तो नहीं हो सकता एंड नो गेन नो लॉस भी नहीं हो सकता. देयर हैज ऑब्वियसली बीन अ लॉस. अब कितना लॉस हुआ है परसेंटेज टर्म्स में वो देख लेते हैं. 169 से 97 पे गिर गया, मतलब 72 kx स्क्वायर से उसकी वैल्यू कम हो गई है. द ओरिजिनल वैल्यू वाज 169 kx स्क्वायर. सो ये अगर मैं इंटू 100 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा परसेंटेज लॉस. Now you have to understand 72 upon 169 की वैल्यू क्या हो जाती है. Now 72 upon 169 if you look at it, and ये 100 अगर दिया हुआ है, you just have to understand one simple thing. अगर मैं इसको 17 लिख देता हूँ let's say, और एक डेसिमल निकाल देता हूँ, you will see that it is 17 4s are 68 ना, तो 40 point something होना चाहिए. That is what we're looking at, 40 के आगे होना चाहिए. Also we are saying that 169 का half is going to be 84.5, उससे तो कम ही है, तो 50% से कम है, 40% से ज़्यादा है. We can easily say that option D is the answer. If you want to calculate it normally, you can calculate it using an on-screen calculator as well, but ज़रूरत नहीं है, because I know that my answer has to be between 40 and 50, it has to be closer to 40, so option D should be the correct answer for this particular question. So again fairly straightforward, manageable question. अगर ठीक ठाक पता है तो you will be able to handle it. एक और question देखते हैं now from geometry. तो यहाँ पे again try this question and then have a look at the solution. ABCD is a rectangle where the coordinates of C and D are minus 2 0 and 2 0. Area of the rectangle 24 है, तो equation of line AB क्या हो सकता है. तो यहाँ पे what we can do is we can just draw it just for the sake of simplicity and see how it goes. तो दो coordinates है minus 2 0 and 2 0 and they are CD. So minus 2 0 will be somewhere here. So ये है minus 2 0 and 2 0 will be somewhere here. So this is these are the coordinates of C and D. तो अगर CD यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, then of course because it is a rectangle, AB has to be parallel to CD like this, और AB has to be parallel to CD like this. दोनों में से कुछ एक होना चाहिए. We also know that the area of the rectangle is 24. तो अगर ये वाले लेंथ, ये वाले सेगमेंट का लेंथ अगर -2 से 2, so 4 यूनिट्स अगर ये वाले सेगमेंट का लेंथ है, so what do you think should be the vertical length? The vertical length should be 6 units because अपने को एरिया चाहिए 24. So either my AB is going to be above CD or it is going to be below CD. दोनों में से कोई तो एक. We also know that C और B जो है वो एकदम straight ऊपर नीचे होने चाहिए. A and D should also be in a straight line perpendicular to the x-axis in this case. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का लेंथ क्या हो जाएगा, we know for sure that AB जो है that is going to be 6 units away from the x-axis, which means that this will be y equal to 6. तो ये हो सकता है, या फिर y equal to -6 will also work. So in this context, अपने पास अगर options देखते हैं, we will see that only option E, that is y equal to 6 exists, and because of which that is our answer. Now for all those of you who are scared of that, if you look at these questions, you will realize how easy that can be. The only thing is you have to understand कि कौन सी easy questions है, कौन से difficult है, कहाँ पे time spend करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए. If you make those decisions well, you will be fine. We will have a look at another set of questions in the next video, so make sure that you're tuned in to that video as well.